जैसे कि पढ़ रहे हैं टारगेट 2023 RAS प्रीलिम्स, ठीक है। तो उसके लिए हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड बना लिया है और टॉपिक था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। उनमें से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने देख लिया है। तो हमने देखा था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अभ्रक से लेकर सिलिकॉन तक, ठीक है। तो आज हम पार्ट 3 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं गोल्ड से लेकर आगे जितने भी मेटल हैं वो सारी, जो मूलभूत धातुएं हैं वो सारी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्ड, जिसको AU से डिनोट किया जाता है। किससे? AU से। और गोल्ड को हिंदी में कहते हैं सोना, जिसके आभूषण भी बनाए जाते हैं। विश्व में मिलने वाली एकमात्र ऐसी धातु है जो अपने शुद्धतम रूप में उपस्थित है। कहने का मतलब यह है कि जिस खान से गोल्ड निकलता है, ठीक है, सोना निकलता है, तो अपने वो शुद्धतम रूप में निकलता है, मतलब उसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। और यह विश्व में मिलने वाली एकमात्र धातु है जो अपने शुद्धतम रूप में मिलती है, मतलब इसको प्योरीफाई करने के लिए किसी तरह का कोई प्रोसेस करना नहीं पड़ता है। तो यही इसका एक बेस्ट पार्ट है, मतलब बेस्ट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसके मात्र 1 ग्राम भाग से 1 वर्ग मीटर, मतलब मान लो कि 1 वर्ग मीटर ये है, और सिर्फ 1 ग्राम से 1 वर्ग मीटर की चादर बनाई जा सकती है। इतना इतना मतलब इसकी डेंसिटी इतनी होती है, चादर बनाई जा सकती है। सोना कम अभिक्रियाशील धातु है, मतलब यह हर किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, ठीक है, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। मुक्त मतलब फ्रीली मौजूद है। इसे हवा, नमी में रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इसके ऊपर हवा और पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर आपने देखा होगा, कॉपर वायर्स आते हैं, तार वगैरह आते हैं, बिजली के तार वगैरह, ठीक है। और हमने फ्यूज वगैरह जो होते हैं वो भी कॉपर के बांधते हैं, क्योंकि कॉपर सस्ता होता है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी कम होता है, जिससे बिजली की जो वेस्टेज है, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो कम होता है, ठीक है। सबसे कम वेस्टेज तो सोने के अंदर होता है, लेकिन हम सोने के तार यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो लेकर भाग जाएंगे चोर। इसलिए हम तांबे का यूज़ करते हैं और एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। तो एल्युमिनियम जो तांबा है उससे भी सस्ता पड़ता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो जो कॉपर है, तांबा, उसको Cu से डिनोट करते हैं और हिंदी में कॉपर को तांबा कहा जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 29। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य अयस्क कैल्कोपायराइट होता है। आपसे पूछा जाता है कि तांबे का अयस्क कौन सा है, तो उसका अयस्क है कैल्कोपायराइट। क्या है? कैल्कोपायराइट। कॉपर का निष्कर्षण फैन पलवन विधि या फ्रोथ फ्लोटेशन विधि के द्वारा करते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉपर का निष्कर्षण मतलब कॉपर निकालने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो एक तो फैन प्लवन विधि और उसी को कहा जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन विधि। ये दोनों विधियां आपको ध्यान रखना है, ये कॉपर से संबंधित है। तांबा सुचालक होता है, इसलिए विद्युत तार, विद्युत मोटर, वाइंडिंग इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पंखा खराब हो गया है और पंखा खराब हो गया तो आप उसके इलेक्ट्रिशियन के पास लेके गए, तो वो जब पंखे को खोलता है ना, उसके अंदर तांबे की वायरिंग होती है। इसकी होती है तांबे की वायरिंग होती है, बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो वो बाइंडिंग जल जाती है, इस वजह से पंखा काम करना बंद कर देता है। तो वो नई नई कॉपर वायर का बाइंडिंग कर देता है और पंखा ठीक हो जाता है। इसका प्रयोग विद्युत लेपन, विद्युत मुद्रण में भी किया जाता है। विद्युत लेपन का मतलब किसी के ऊपर कवर चढ़ाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। आपने देखा होगा व्हाइट कलर का सॉफ्ट वायर होता है, ये व्हाइट कलर का होता है और सॉफ्ट होता है, मतलब आप हाथ से भी इसको 2-3 बार ऐसे घुमाओगे ना तो ये टूट जाएगा। एल्युमिनियम चमकदार सफेद रंग की एक चुंबकीय धातु है। क्या है? चुंबकीय धातु है। हालांकि चुंबक से यह मतलब चिपकता नहीं है, लेकिन यह एक चुंबकीय धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 13। और तांबे का कितना था? 29। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चुंबकीय धातु है और इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 13 होता है। भूपर्पटी, तो भूपर्पटी हिंदी में कहा जाता है। इसको समझने के लिए अपन क्रस्ट काम में लेते हैं, ठीक है। क्रस्ट का मतलब होता है भूमि, जो पृथ्वी है उसकी ऊपरी सतह, उसको भूपर्पटी कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है क्रस्ट। भूपट्टी में ऑक्सीजन और सिलिका के बाद तीसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला यह तत्व है, इसलिए यह भी आपको ध्यान रखना है। सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कौन सा है, तो वो है, सबसे पहला तो है ऑक्सीजन, जो हमने देख लिया है, ओ से डिनोट करते हैं। फिर है हमारा सिलिका, जिसको SI से डिनोट करते हैं। और फिर है हमारा तीसरा सबसे सर्वाधिक मौजूद होने वाला तत्व है एल्युमिनियम। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य अयस्क बॉक्साइट्स से निम्नलिखित विधियों के द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने देखा था तांबे की, जो तांबा है उसका जो क्या
अयस्क है, मुख्य अयस्क है वो है कैल्कोपाइराइट, जबकि एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। और 3 विधियां हैं जिससे इसका निष्कर्षण किया जाता है। एक है बेर विधि, दूसरा है होल विधि और तीसरा है सरपेक विधि। ये तीनों विधियां आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा था कि तांबे के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो प्लवन, फैन प्लवन विधि या फ्रोथ फ्लोटेशन विधि। ऐसे ही एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो 3 विधियां हैं, बेर विधि, होल विधि और सरपेक विधि। एल्युमिनियम रिफाइनिंग के लिए हूप विधि अपनाते हैं। एल्युमिनियम की रिफाइनिंग के लिए हूप विधि अपनाते हैं। रिफाइनिंग का मतलब है कि जैसे सोने की तरह तो ये शुद्ध रूप में होता नहीं है, ठीक है, तो इसको शुद्ध रूप में लाने के लिए क्या करते हैं? हूप विधि अपनाते हैं। कौन सी विधि? हूप विधि। तो आपको 4 विधियां ध्यान रखनी है एल्युमिनियम से संबंधित, बेर विधि, होल विधि, सरपेक विधि और हूप विधि। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम की हमारी हड्डियां बनी है, ठीक है, कैल्शियम से हमारे दांत बने हैं। तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारी जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह सारी मृदा धातु का सदस्य है जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। प्राकृतिक रूप से लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में यह पाया जाता है। लाइमस्टोन का मतलब है, आपने देखा होगा, चूना, चूना पत्थर जो सफ़ेद कलर का होता है ना, वो उसको लाइमस्टोन कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है चूना पत्थर। जिसको अभी तो क्या है, केमिकल्स आ गए कलर करने के लिए मकानों के, पहले कड़ी की जाती थी। अगर आपने सुना है तो कड़ी कड़ी की जाती थी, उसको रात भर भिगोया जाता था और अगले दिन उसको छानकर मकानों की दीवारों पर किया जाता था, वाइट कलर की होती थी, ठीक है, तो उसी को लाइमस्टोन कहा जाता है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। निर्वात में, निर्वात नलिका में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंतिम निशान हटाने के लिए कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी हवा या कोई भी गैस मौजूद नहीं होती है, उसको निर्वात कहा जाता है। और ऐसे में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो अंतिम निशान हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम के प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको चूना कहा जाता है। चूना मतलब कड़ी। राजस्थानी में कड़ी कैसे लिखते हैं? ऐसे, इसको कहा जाता है कड़ी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको CaSO4.2H2O यानी कि जिप्सम। क्या है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 तो ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखना है और फॉर्मूले का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कैल्शियम के यौगिक कौन कौन से हैं। तो चूना है, बुझा हुआ चूना है, जिप्सम है और POP है। इनके फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं और साथ में इनका केमिकल नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो कैल्शियम है, ठीक है, उसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग भवन निर्माण, कांच निर्माण, चमड़ा उद्योग आदि में भी किया जाता है। भवन निर्माण में आपने देखा होगा, पहले जब सीमेंट नहीं होती थी, ठीक है, तब चूने का ही निर्माण किया जाता, चूने से ही भवन का निर्माण किया जाता था। पुराने मकान अगर आपने देखोगे तो वाइट वाइट कलर का पत्थरों के बीच में या ईंटों के बीच में होता था, तो वो चूना ही होता था। कांच निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, चमड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी संशोधन में किया जाता है, चीनी को वाइट बनाने के लिए। चीनी क्या होती है? थोड़ी मटमैली कलर की होती है, ऑफ वाइट होती है, उसको प्योर वाइट करने के लिए अपन उपयोग करते हैं कैल्शियम का। चूना पत्थर, चौक, संगमरमर इत्यादि कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण हैं। कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट में जो अपन कोलगेट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए कैल्शियम के उपयोग। यौगिक देख लिए हमने, कैल्शियम के उपयोग देख लिए और कैल्शियम के कौन सी विधि से निकाला जाता है वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है वाटर, जल, वाटर, और इसका फॉर्मूला होता है H2O। 2 मोल इसके हाइड्रोजन के होते हैं और 1 मोल होता है किसका? ऑक्सीजन का। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों का यौगिक है। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जल को ही माना जाता है। जल की विशिष्ट उष्मा धारिता अधिक होती है, जिसके कारण भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिघटना ही संभव हो पाती है। जल प्रकृति में तीनों भौतिक अवस्था, द्रव, गैस और ठोस रूप में उपस्थित है। आपने देखा होगा द्रव जो कि महासागरों के रूप में है, गैस वेपर्स के फॉर्म में जो कि वायुमंडल के अंदर मौजूद है, और ठोस बर्फ के रूप में जो कि आपको आर्कटिक क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। तो जल की प्रकृति तीनों रूप में
तीनों भौतिक अवस्थाएं जो है जल की वो उपस्थित है और अपनी आंखों से अपन देख भी सकते हैं। सभी भौतिक अवस्थाओं में जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है सर्वाधिक घनत्व जल का। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है कि जल का सर्वाधिक घनत्व कितने तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे कम तापमान होने पर जल का घनत्व कम होने लगता है और जमने पर यह विशेष क्रिस्टलीय रूप धारण कर बर्फ बन जाता है, जिसका घनत्व पानी से कम होता है। आपने देखा होगा, एक गिलास पानी लीजिए आप, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक गिलास में क्या लीजिए, पानी लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर बर्फ़ डालिए, तो वो बर्फ़ जो होती है ना वो फ्लोट करेगी, मतलब तैरती है पानी के ऊपर, उसके अंदर नहीं जाती है। इसलिए इससे ये साबित होता है कि जो पानी होता है ना उसका घनत्व किससे ज़्यादा होता है? बर्फ़ से। इसलिए तो बर्फ़ फ्लोट करती है, तो जो बर्फ़ का घनत्व होता है वो द्रव पानी से कम होता है। इस वजह से वह बर्फ़ जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, और अगर आपने टाइटैनिक मूवी नहीं देखी है तब भी आपको पता होगा कि टाइटैनिक डूबा कैसे था। तो टाइटैनिक डूबा था एक बड़े से, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जल, वाटर, ठीक है, और उसके कौन कौन से भौतिक अवस्थाएं हैं वो भी हमने देख ली, और किस प्रकार से वो मौजूद है अपनी पृथ्वी के ऊपर, और अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है जल का वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है भारी जल, जिसको D2O के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? D2O। जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होने पर जल को भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम ने देखा था, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसका 1H2, इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम, ठीक है। तो D2O के अंदर ड्यूटेरियम होता है, इसी वजह से यह भारी जल होता है। इसे D2O से दर्शाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसके रासायनिक गुणों में सामान्य जल की तुलना में कोई खास अंतर तो नहीं होता है, लेकिन अभिक्रिया की जो दर होती है वो धीमी हो जाती है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक तो भारी जल की खोज 1932 में हुई थी, और कौन से वैज्ञानिक ने की थी? यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह जो सिंपल जल होता है उससे अलग क्यों होता है? क्योंकि सिंपल जल में तो जो 1H1 ये वाला हाइड्रोजन होता है, लेकिन D2O जो कि भारी जल होता है उसके अंदर 1H2 होता है, यानी कि ड्यूटेरियम होता है। इसी वजह से ये भारी होता है। और कारण क्या है, अपन भारी जल यूज़ क्यों करते हैं? तो भारी जल यूज़ करने का कारण यही है कि इसकी जो अभिक्रिया की दर है, यानी कि रिएक्शन की जो रेट है वो धीमी रहती है। इसी वजह से हम भारी जल का उपयोग करते हैं। किस में करते हैं वो भी देख लेते हैं। साधारण जल में प्राकृतिक रूप से 140 से 150 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन भारी जल पाया जाता है। इसके अंदर, साधारण जल के अंदर, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भारी जल उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में, ठीक है। जैसे कि जो हीट बढ़ जाती है उसको ठंडा करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो अभिक्रिया दर है, रिएक्शन की जो रेट है वो धीमी हो जाती है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनके लिए, तो मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पार्ट 3 के अंदर हमने देख लिया है कंप्लीट कि दैनिक जीवन के अंदर जो मूलभूत विज्ञान के जो तत्व हैं वो हमने इसके अंदर कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस के अंदर है वो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 2 वीडियो इससे पहले भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर टारगेट RAS 2023 फिलिम्स के प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं। आई होप आपको वो पसंद आएंगे। आपने देखे होंगे वीडियो, अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि जब तक आपको फीडबैक आप मुझे नहीं देंगे तब तक मैं अपने आप में सुधार नहीं कर सकता। और आप मुझे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।